नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में एनसीईआरटी कुछ मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए टाइम वेस्ट किए कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं और बारी बारी से हल करते हैं। इससे पहले भी हम लोग कुछ फैक्टरों को देख चुके हैं, आज उससे आगे देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव नाइडेरिया संघ के नहीं है। दोस्तों, नाइडेरिया संघ की बात की जाए तो वो स्पंज नहीं है। कौन सा वो स्पंज नहीं है। अगर नाइडेरिया संघ की बात की जाए तो नाइडेरिया के जलीय जीव है। क्या ये जलीय जीव है? और इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम इसका सिलेंट्रेटा है। सिलेंट्रेटा इसका नाम पुराना नाम है। हाइड्रा क्या है दोस्तों? हाइड्रा क्या है? अमृतत्व है। हाइड्रा अमृतत्व। और ओरिलिया की बात की जाती है जेली फिश। ओरिलिया क्या ये? जेली फिश ओरिलिया है। जेली फिश के अंतर्गत आते हैं। और कोरल की बात की तो कोरल परवाल भी थी। क्या कोरल? परवाल है। परवाल के कारण कोरल थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पौधे की लंबाई किस ऊतक के द्वारा बढ़ती है। दोस्तों, पौधे की लंबाई बढ़ना क्या ये? प्राथमिक वृद्धि कहलाता है। पौधे की लंबाई बढ़ना क्या है? प्राथमिक वृद्धि। हम लिखते जाते हैं, साइड पे देखते जाइए। प्राथमिक वृद्धि, पौधे की लंबाई बढ़ना प्राथमिक वृद्धि कहलाती है। और पौधे की मोटाई बढ़ना, अब पौधे की मोटाई बढ़ना ये क्या है? मोटाई बढ़ना, अगर मोटाई की बात की जाए तो ये कहलाती है द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। तो अब प्रश्न पर आते हैं। अब प्रश्न क्या है? पौधे की लंबाई किस ऊतक के द्वारा बढ़ती है। दोस्तों, ये जो फिर होते हैं इसी ऊतक के द्वारा क्या होते हैं? पौधे की लंबाई बढ़ती है। और अगर द्वितीयक वृद्धि की बात की जाए तो द्वितीयक वृद्धि के अंतर्गत क्या आते हैं? मोटाई आते हैं। तो और मोटाई कौन सा ऊतक के कारण होता है? ये पार्श्व विभाजित की ऊतक के कारण बढ़ती है। ये ऑप्शन इसके बी के लिए, एक के लिए ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांच को भूरे रंग प्रदान करने हेतु किस धातु के ऑक्साइड को मिश्रित किया जाता है। कांच को भूरे रंग प्रदान करने हेतु किस धातु के ऑक्साइड को मिश्रित किया जाता है। दोस्तों, यह है फेरिक ऑक्साइड। कौन सा ये है? फेरिक ऑक्साइड है, जो धातु के ऑक्साइड को मिश्रित करने से होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पौधा कीटभक्षी है। इनमें से कौन सा पौधा कीटभक्षी है। पहला ऑप्शन है निफेंथिस, दूसरा है डिस्किडिया, तीसरा है यूट्रिकुलेसिस और चौथा है इनमें से सभी। ये दोस्तों इनमें से जो सभी है ये सब क्या है? कीटभक्षी पौधे हैं। और इसके अंतर्गत और भी जब आते हैं, जैसे हो गया ये ले लीजिए कोबरा लिली इसके अंतर्गत आते हैं। अगर और इससे आगे बढ़िएगा, इससे आगे देखिए, उसके बाद इसका डार्लिंग टोनिया, ये सब क्या दोस्तों? ये क्या है? कीटभक्षी पौधे हैं, ये सब हैं। तो बहुत हैं, तो हम 5-7 को लिख दिए हैं, देख लीजिए इसको। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की धातु होती है। निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन पहला है जिंक, दूसरा है कॉपर, तीसरा है एल्युमिनियम, चौथा है सिल्वर। अगर भार के वजन से इसको देखा जाए तो जिंक कितना होता है? जिंक 7.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर कॉपर की बात की जाए तो कॉपर कितना होती है? 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एल्युमिनियम की बात की जाए तो एल्युमिनियम कितनी होती है? 2.7 ग्राम क्या पर सेम क्यूब। उसके बाद सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर कितनी होती है? सिल्वर 10.5 ग्राम। अब दोस्तों क्या बोल रही है कि सबसे हल्की, तो दोस्तों सबसे हल्की कौन है? ये 2.7 किसका है? ये दोस्तों एल्युमिनियम की। ये एल्युमिनियम ही इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर सबसे हल्की दोस्तों बात की जा रही है तो ये सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ये क्षारीय धातु होती है, जो वर्ग 1 के अंतर्गत आते हैं। क्या होती है सबसे हल्की धातु? जो वर्ग 1 के अंतर्गत आते हैं। और ये क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्या होती है? क्षारीय प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन किससे निर्मित होती है। क्वेश्चन फिर सुनिएगा, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन किससे निर्मित होती है। तो दोस्तों अगर पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की जाए, ये जो होती है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये दोस्तों क्या होती है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और इसी सबसे छोटी है, क्या होती है? सबसे छोटी होती है। और ये सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा हार्मोन का स्राव यही करता है, सबसे ज़्यादा हार्मोन का भी स्राव यही करता है, किसका? हार्मोन का। और पीयूष, अब पीयूष ग्रंथि जो होती है, अब पीयूष प्लस अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि प्लस अग्नाशय मिलकर दोस्तों क्या चीज़ का निर्माण करता है? प्रोटीन का। किसका निर्माण करता है? तो प्रोटीन का। हम लोग का आंसर क्या दोस्तों हो गया? फटी हो गया। तो क्या बोलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन किस से निर्मित होती है? ये दोस्तों किस से निर्मित होती है? ये प्रोटीन से निर्मित होती है। और ये किसके फलस्वरूप बनता है? पीयूष प्लस अग्नाशय के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। अगर एमिनो अम्ल की बात की जाए तो इससे कौन सी निकलती है? इसे टायरोसिन, इससे टायरोसिन नामक हार्मोन इससे स्रावित होती है। अफ्टेरॉइड की बात की जाए तो अफ्टेरॉइड में क्या? वसा, वसा की प्राप्ति किसे? अफ्टेरॉइड से मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लवण रवा जल क्रिस्टल वाटर नहीं है? निम्नलिखित में से किस लवण, मतलब कौन लवण रवा जल नहीं है, क्रिस्टल वाटर नहीं है? यहाँ तो क्रिस्टल की बात की जा रही है। तो अब इसका देखते हैं। पहला ऑप्शन में है नीला थोथा, दूसरा है बेकिंग सोडा, तीसरा है जिप्सम, चौथा है धोने वाला सोडा। क्वेश्चन फिर से सुनिए, निम्नलिखित में किस लवण में यह में होगा, किस लवण में रवा जल क्रिस्टल वाटर नहीं पाए जाते हैं? यहाँ सुधार कर लीजिएगा, किस लवण में रवा जल नहीं रहता है। अगर दोस्तों नीला थोथा की बात की जाए, इसकी सूत्र क्या होती है? CuSO4, क्या? CuSO4 इंटू 5H2O, क्या चीज़? 5H2O। उसके बाद बेकिंग सोडा की बात की जाए तो बेकिंग सोडा जानते हैं हम लोग NaHCO3, क्या ये बेकिंग सोडा है। अगर जिप्सम की बात की जाए तो जिप्सम क्या होती है? CSO4 इंटू 2H2O। अगर धोने वाला सोडा की बात की जाए तो धोने वाला सोडा होती है Na2CO3 और H2O होता है। दोस्तों अब इसमें क्या बोल रहा है कि रवा जल नहीं रहता है। दोस्तों देखिए बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा, तो इसमें क्या होते हैं दोस्तों? रवा जल इसमें नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बेकिंग सोडा ही हो जाएगा, जिसमें क्या होते हैं? रवा जल नहीं होते, क्रिस्टल वाटर नहीं होते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस श्रेणी में मनुष्य आता है? इनमें से किस श्रेणी में मनुष्य आता है? तो दूसरा, पहला है अमोनियोटेलिक, दूसरा है यूरियोटेलिक, तीसरा है यूरिकोटेलिक, चौथा है इनमें से सभी। तो दोस्तों मनुष्य के अंतर्गत किसके अंतर्गत आते हैं? यूरियोटेलिक। किसके अंतर्गत आते हैं? यूरियोटेलिक के अंतर्गत आते हैं, मनुष्य आते हैं। अगला प्रश्न है, संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? हानिकारक, लाभदायक, विषैले और सभी। संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं दोस्तों? ये क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं ये? हानिकारक होते हैं। सेहत के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होती है। और संतृप्त वसा की दोस्तों यहाँ जब बात हो रही है तो संतृप्त वसा किससे प्राप्त होती है? ये वनस्पति से प्राप्त की होती है। किससे? वनस्पति से प्राप्त की होती है। और अगर असंतृप्त की बात की जाए, तो असंतृप्त वसा की बात की जाए तो ये दोस्तों किससे प्राप्त होती है? ये जंतु से प्राप्त होती है। किससे होती है? ये जंतु से प्राप्त होती है असंतृप्त, वही ना, वसा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य 0.6 मीटर है और इसकी आवृत्ति 512 हर्ज। कितनी है? 512 हर्ज है। तो इस ध्वनि तरंग का चाल क्या होगी? दोस्तों क्वेश्चन फिर सुनिएगा, न्यूमेरिकल है। इस एक ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य 0.6 मीटर है और इसकी क्या है? आवृत्ति हर्ट्ज कितने हैं? 512 हर्ट्ज है। इस ध्वनि तरंग का चाल क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग जानते हैं कि चाल मांग रहा है, भी मांग रहा है, तो भी बराबर दोस्तों क्या होता है? एन लेमडा। क्या होते हैं? एन लेमडा। और एन क्या है? आवृत्ति है, और लेमडा क्या है? तरंगदैर्घ्य है। और क्वेश्चन में दोस्तों क्या क्या दिया हुआ देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एन कितना दिया दोस्तों? एन दिया हुआ है 0.6 दिया, अति कितना दिया हुआ है? एन 512 एन 512 एन दिया हुआ है, 512। और लेमडा कितना दिया हुआ? तरंगदैर्घ्य कितना दिया हुआ? 0.6 दिया हुआ है। देखिए अब भी निकल गया दोस्तों, भी कितना निकल जाएगा? इसको गुना कीजिएगा तो 307 कितना आ गया दोस्तों? 360 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो गया। तो ये न्यूमेरिकल में कुछ ऐसे था नहीं, फिर भी दे दिए आज के सेशन में।
अगला प्रश्न है 220 वोल्ट के लाइन से कोई विद्युत हीटर कितनी धारा प्रवाहित करेगा यदि गर्म अवस्था में हीटर का प्रतिरोध कितना है 50 ओम है। फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा 220 वोल्ट के लाइन से कोई विद्युत हीटर कितनी धारा प्रभावित करेगा यदि गर्म अवस्था में हीटर का प्रतिरोध कितना है 50 ओम है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, V बराबर IR, और V का दोस्तों देखिए मान कितना वोल्ट कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद प्रतिरोध कितना दिया हो 50 दिया है। उसके बाद निकाल लीजिए, निकल गया, R निकालना था, R निकाल लीजिए कितना हो गया 50 चौके 4 पॉइंट 50 चौके 100 50 8 200 8.4 होगा, 8 पॉइंट कुछ होगा, यहाँ 8 पॉइंट कुछ होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं 50 चौके 4 पॉइंट यहाँ 4.4 होगा, सॉरी ऑप्शन क्वेश्चन गलत लिखा गया था, 4.4 हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं मीथेन उत्पादन की दृष्टि मीथेन उत्पादन के प्राकृतिक स्रोतों में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। मीथेन उत्पादन के प्राकृतिक स्रोतों में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। दोस्तों सबसे ज़्यादा स्रोत किस में पाई जाती है, वो आर्द्रभूमि, किस में पाई जाती है, आर्द्रभूमि में पाई जाती है मीथेन की प्राप्ति सबसे ज़्यादा, वहीं से ज़्यादा निकलते हैं। अगला प्रश्न है समानता अवतरियों की आवाज़ की तारत्व, समानता अवतरियों की आवाज़ तारत्व। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है पुरुषों की तुलना में अधिक होती है, पुरुष की तुलना में मामूली कम होता है, पुरुषों की तुलना में बहुत कम होता है, पुरुषों के बराबर होता है। दोस्तों क्या होती है, महिलाओं की आवाज़ की तारत्व होती है वो पुरुषों की तुलना में क्या दोस्तों क्या होती है, वो अधिक होती है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछ चुका है और बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए अपने से इसको लाना पड़ गया। अगला प्रश्न है मानव भ्रूण का हृदय कब कार्यशील हो जाता है। मानव भ्रूण का हृदय कब कार्यशील हो जाता है दोस्तों, ये सप्ताह के 6ठे सप्ताह में, कब 6ठे सप्ताह तक ये कार्यशील हो जाते हैं हृदय। अगला प्रश्न है किस उद्योग के कर्मचारी को श्वास संबंधी विकार न्यूमोकोनियोसिस रोग हो जाता है, न्यूमोकोनियोसिस रोग हो जाता है। दोस्तों क्वेश्चन ठीक से देखिएगा, अगर कांच उद्योग में काम करने वालों को दोस्तों बात की जाए तो ये सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, सिलिकोसिस हो जाती है। अगर कपड़ा उद्योग में काम करने वाले की बात की दोस्तों ये बाइसिनोसिस हो जाती है। और कोयला की बात कीजिए दोस्तों, कोयला में तो कोयला में ही काम करने वालों को क्या होती है, न्यूमोकोनियोसिस नाम की रोग की बीमारी हो जाती है। तो इस पर हम लोग को दोस्तों आंसर क्या हो गया, ये डी आंसर हो गया, आंसर डी हो गया। अगला प्रश्न जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता है। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता है। दोस्तों ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है मेरीमसमस, दूसरा है रतौंधी, तीसरा है स्किर्वी, चौथा है रिकेटस। अगर दोस्तों रिकेटस की बात की जाए तो रिकेटस किसकी कमी से होती है, डी की कमी से होती है। और स्किर्वी की बात की जाए तो स्किर्वी सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से। और रतौंधी की बात की जाए तो रतौंधी विटामिन एक कमी से बात की जाती है। लेकिन दोस्तों मेरेस्मस जो दोस्तों होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है, किसकी कमी से होती है, प्रोटीन की कमी से होता है। इस प्रकार से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका मिलान सही है। निम्न में से किसका मिलान सही है। पहला ऑप्शन है एनर्नियोलॉजी, मक्खियों का अध्ययन, दोस्तों यही ही इसका सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। अगर दूसरा ऑप्शन की बात की जाए तो माइकोलॉजी, और इधर दिया हुआ बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन। दोस्तों अगर माइकोलॉजी की बात की जाए तो माइकोलॉजी क्या है, ये मांसपेशी का अध्ययन है, मांसपेशी का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। और बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना की दोस्तों बात की जाए तो ये मोर्फोलॉजी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोर्फोलॉजी इसको बोलते हैं, मोर्फोलॉजी उसको बोलते हैं। उसके बाद डर्मेटोलॉजी की बात की जाए तो डर्मेटोलॉजी दोस्तों त्वचा का अध्ययन क्या होता है, ये त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। और अस्थियों का अध्ययन की दोस्तों बात की जाए तो ऑफ्टरियोलॉजी क्या बोलते हैं, अस्थि, ये इसमें अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार का हम लोग यही आंसर सही था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु थे, सही है दोस्तों, ये सही है।
वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रेस्टस, ये भी सही है। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस, ये भी सही। तो ये सभी के सभी दोस्तों क्या ये सही है। इस प्रकार का हम लोग का आंसर डी सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं। स्लाइडेन एवं स्वान के कोशिका सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? फ्लाइडेन और स्वान के कोशिका सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है? यहाँ आधा सो होगा फ्लाइडेन और स्वान के अंतर्गत। पहला ऑप्शन है जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। नहीं दोस्तों, जीव की उत्पत्ति क्या होती है? एक ही कोशिका से होती, सही है। अगला ऑप्शन को देखते हैं। सभी जीव एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। नहीं दोस्तों, इसमें से कई जीव एक कोशिकीय भी होते हैं, कई जीव बहुकोशिकीय भी होते हैं। वही ऑप्शन इसका बी ही गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं। कोशिका के निर्माण में केंद्रक मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये भी सही है, निभाते हैं। अगला ऑप्शन है प्रत्येक कोशिका अपने आप में स्वतंत्र फिर भी मिलकर कार्य करते हैं। ये भी क्या है? सही है, मिलकर कार्य करते हैं। तो ये क्या है? ऑप्शन कौन सा है? बी ही गलत था। और इसका कहना था कि सभी जीव एक कोशिका से ही बने होते हैं। नहीं दोस्त, बहुत एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुत बहुकोशिकीय भी होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प है मूलांकुर से विकसित हो गया। मूलांकुर से विकसित जड़ को मुफला जड़ कहते हैं। विकसित पहले इसको कर लीजिए। विकसित मूलांकुर से विकसित जड़ को मुफला जड़ कहते हैं। ये दोस्तों क्या ये सही है, बात सही है। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे किसी अन्य भाग से विकसित जड़ को अपस्थानिक कहते हैं। ये दोस्तों क्या ये भी सही है। तो इस पर हम लोग का आंसर क्या? दोनों क्या है? सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मिलान में कौन सा गलत है? निम्नलिखित मिलान को चुनिए जो क्या है ये गलत है। तो ये पहला ऑप्शन है लीची के कौन सा भाग खाते हैं? एरियल खाते हैं, सही है। नारियल का भ्रूणपोष, ये भी क्या है दोस्तों? ये सही है। काजू का बीज पत्री भी सही है। ये बेर जो है ये दोस्तों क्या है? बेर का मध्य फल बीती, इसका बाह्य फल बीती खाते, क्योंकि अंदर क्या है? अंदर में तो बीज ही होते हैं। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइकेन तथा मॉस वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है। दोस्तों हाँ, लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषण क्या है? संकेतक भी इसको लाइकेन को कहा जाता है। अगला विकल्प देखते हैं। अगला विकल्प है लाइकेन शैवाल तथा कवक के सजीवी से बनते हैं। दोस्तों हाँ, लाइकेन जो होती है शैवाल और कवक की क्या है? सजीवी है। तो ये दोनों को दोनों दोस्तों क्या ऑप्शन ये सही है, दोनों को दोनों सही है स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए के एक चक्कर की लंबाई कितनी होती है? डीएनए के एक चक्कर की दोस्तों लंबाई कितनी होती है? ये 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम नोट होती है। यहाँ ऊपर में होगा ये डॉट यहाँ पर। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? दोस्तों यहाँ देखिए 20 मीटर ऊंचाई पर उठाए कोई व्यक्ति है जो सामान को पकड़े हुए हैं और बोल रहा है कि कार्य क्या होगा। दोस्तों कार्य के लिए जरूरी है कि मतलब क्या WY क्या होता है? FF होना चाहिए, डिस्टेंस भी होना चाहिए। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं, फिर पकड़े हुए। इस प्रकार के एक आंसर क्या दोस्तों क्या जो 0 है, क्योंकि इसमें कुछ कार्य हो ही नहीं रही है, इसमें कुछ विस्थापन हो ही नहीं रही है। अगला प्रश्न को देखते हैं। जब बैरोमीटर की पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का घोतक होगा? जब बैरोमीटर की पारा अचानक गिर जाए तो दोस्तों जब अचानक गिरती है तो क्या होती है? आंधी या तूफान होती है। क्या? आंधी या तूफान आती है। और जब धीरे धीरे गिरे तो क्या? बारिश की और मौसम खराब होने की। और अगर धीरे धीरे जब ऊपर चढ़े तो आसमान साफ होने की। क्या? आसमान साफ होती है। तो इस प्रकार हम लोग का आंसर क्या था? आंसर सी ही गलत था। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या होता है दोस्तों? दाब कम हो जाता है, इसलिए दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों कार्यों में समान है? दोनों कार्यों में समान है, दोनों में एक समान है। ये क्वेश्चन कुछ मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में समान है? तो ये दोस्तों है -40 डिग्री सेल्सियस जो क्या होती है? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों पर समान ही होती है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या होते हैं, अधिक गर्मी महसूस करते हैं और कम सर्दी महसूस करते हैं। अधिक गर्मी महसूस करते हैं और कम सर्दी महसूस करते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापों पर उबलने लगता है। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगता है पहाड़ों पर। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है। क्वेश्चन फिर सुनिए, बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई पड़ती है, इसके कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन है बादल धवरी तरंगों को रोक देती है। दूसरा ऑप्शन है गर्जन बाद में उत्पन्न होती है। तीसरा ऑप्शन है कि प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि में नहीं। और चौथा ऑप्शन है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से क्या होती है, बहुत होती है। दोस्तों यही सही है, प्रकाश की चाल जो होती है तो वो क्या होती है, ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। इसलिए क्या होती है, पहले चमक दिखाई पड़ती है और बाद में गर्जन सुनाई पड़ती है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णता को किस लेंस से दूर किया जाता है। वर्णता को किस लेंस से दूर किया जाता है। ये दोस्तों कौन सा होगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो ये दोस्तों को इनमें से कोई लेंस जो है इसको दूर नहीं किया जाता वर्णता को। अगला प्रश्न है, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करता है। ये पहला है दोस्तों, क्या ये सही है, क्योंकि बल्ब में जो होते हैं बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तु का जो आवेशन होता है ये किसके फलस्वरूप होता है, वो इलेक्ट्रॉन के आवेशन के फलस्वरूप होता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज की दोस्तों बात कीजिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे जे थॉमसन ने किसके, न्यूट्रॉन के चेडविक और प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, पॉजिट्रॉन के एंडरसन। ये सब याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लो चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणु के असंख्य सूक्ष्म रचनाओं को क्या कहा जाता है। लो चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं को असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको डोमेन बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं, इसको डोमेन इसको बोलते हैं। और इसकी डोमेन की बात की जाए तो ये 10⁻80 से लेकर 10⁻21 तक ये डोमेन की आवृत्ति होती है। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होती है। तो पहला ऑप्शन है यूरेनियम, दूसरा रेडियम, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है पोलोनियम। दोस्तों ये पोलोनियम है जो जिसके सबसे ज़्यादा समस्थानिक होती है। और इसके समस्थानिकों की जब बात की जाए तो 27 समस्थानिक इसके पोलोनियम के होते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग दोस्तों किसके प्रयुक्त के लिए होती है, ये जीवाश्मों के लिए। किसके लिए, ये जीवाश्मों के लिए प्रयुक्त होते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। अगर दोस्तों चट्टानों की बात की जाए तो चट्टानों की अगर उम्र की ये यूरेनियम के द्वारा इसकी आयु ज्ञात की जाती है। ग्रोथ होगा ही नहीं, चंद्रमा तो होगा ही नहीं। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग कितना 36 क्वेश्चन को देखें। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।